कूलॉम्स लॉ पढ़ने के बाद हम लोगों ने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या सिखाया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ने? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ने मुझे सिखाया था कि भाई अगर हमारे पास मोर देन 2 चार्जेस एक ही जगह पर रेस्ट में हो, आसपास में कहीं रेस्ट में हो, अगर ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, तो हमने सीखा कि इन दोनों के बीच एक अलग फोर्स लग रहा होगा जिसका नाम रखेंगे हम F12, जो ये वाले पर लग रहा होगा इसकी वजह से, और Q3 की वजह से Q1 पर भी एक फोर्स लग रहा होगा जिसका नाम रखेंगे F13, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। फिर हम इन दोनों के फोर्स का वेक्टर सम करेंगे। बार बार मैं बोल रहा हूं, इन दोनों के फोर्स का कौन सा सम करेंगे? वेक्टर सम करेंगे। यह तरीका सिखाया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ने, और इसके अलावा कुछ भी नहीं सिखाया। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जब खत्म करते हैं तो हम लास्ट लेक्चर में एक बात किए थे कि भाई अगर मान लिया जाए आपके पास एक चार्ज है यहां पर Q1 और यहां पर है एक चार्ज Q2 जिसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था? पिछले केरला वाले पीईटी में एग्जाम में वो आया हुआ था कि इसका वैल्यू दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम और इनका भी वैल्यू दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम, और हमने इसको बहुत डेप्थ में समझाया था कि इनका एक पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, R1 का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, गिवन है I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, और साथ ही साथ R2 का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 3K कैप। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन देम। ये देखे थे हम लोग। जो भी आंसर आया इसको कैलकुलेट किया हम। कौन सा फॉर्मूला लगाए थे? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, या तो मॉड का होल स्क्वायर कीजिए। सबसे अच्छी बात ये हो जाएगी कि मॉड का होल स्क्वायर कर दिए थे। यहां तक हम सीख चुके थे। अब हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद इक्विलिब्रियम कंडीशंस पढ़ेंगे, उसके बाद ये K कौन सा चीज है, किस चिड़िया का नाम है, उसके बारे में जानेंगे। लेक्चर आज खत्म कर देंगे। तो पहला हेडिंग डालिए क्वेश्चन नंबर 1 आज के लिए, वो भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का अपन क्वेश्चन करेंगे। क्या है क्वेश्चन? ध्यान से देखिएगा। बड़ा आसान सा सवाल होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। मान लिया जाए आपको दिख रहा है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, सही जा रहे हैं हम लोग। इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर एक चार्ज रखा हुआ है जिसका नाम है Q, दूसरा चार्ज रखा हुआ है जिसका नाम है Q, और तीसरा चार्ज रखा हुआ है जिसका नाम है Q, या वैल्यू बोल सकते हैं आप इसे, जिसका वैल्यू Q है। हम एक्चुअल में फॉर्मूला जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कॉर्नर पॉइंट का नाम है A और इस कॉर्नर पॉइंट का नाम है B, इस कॉर्नर पॉइंट का नाम है C। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई मुझे एक क्वेश्चन बताओ कि इस वाले चार्ज पर, यानी A पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है, और साइड का वैल्यू कंसीडर कर लो A है। साइड का वैल्यू कितना कंसीडर किया मैंने? A। अब आपसे सवाल यह है कि नेट फोर्स ऑन A फाइंड आउट करना है। नेट फोर्स A पर नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। क्या है? FA नेट जिसे बोलेंगे हम लोग, FA नेट कितना है वो फाइंड आउट कर दिया। कोई तरीका है ऐसा? कूलॉम्स ने कभी ऐसा तरीका बताया कि आपके पास 3 चार्ज होगा तो आप आराम से ये एक फोर्स लगा लीजिएगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 Q3 बाय R12 का स्क्वायर R13 का स्क्वायर। ऐसा कोई तो लॉजिक बताया नहीं था। तब हमको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही एक याद आया, बट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन विदाउट कूलॉम्स लॉ के पॉसिबल नहीं है। अगर विदाउट कूलॉम्स लॉ के पॉसिबल नहीं है तब आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर कि भाई हमने मान लिया कि ये वाला प्लस चार्ज, इस वाले प्लस चार्ज को हमको नेट फोर्स कहाँ चाहिए? A पर या B पर? A पर। इस वाले को कौन कौन प्यार कर रहा होगा? एक तो B प्यार कर रहा होगा और एक C प्यार कर रहा होगा। 2 चार्जेस होंगे जो उसको फोर्स लगा रहे होंगे। हाँ तो फोर्स लगाएगा, हम ये कहां बोल रहे हैं, मतलब फोर्स लगाए। तुम अट्रैक्ट समझ गया प्यार का मतलब क्या? नहीं सॉरी। इन दोनों में कौन कौन, इस चार्ज पर कौन कौन है जो फोर्स लगा रहा होगा?
एक बी पॉइंट पर जो चार्ज है और एक सी पॉइंट पर जो चार्ज है, ये दोनों फोर्स लगा रहे होंगे। अच्छी बात है, जब भी फोर्स लगेगा सेंट्रल फोर्स है तो एक दूसरे को ऐसा लगाएगा कि नहीं। यानी मैं अगर ड्रॉ करूं फोर्स का डायरेक्शन, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ड्रॉ करूं यहां पर फोर्स का डायरेक्शन, तो ये इस तरफ लग रहा होगा एक फोर्स, ये वाला चार्ज लगा रहा होगा Q, और ये वाला चार्ज लगाएगा नेट फोर्स इस तरफ, ये एक चार्ज होगा, ये फोर्स लगेगा एक। सही बात है मेरी? अगर ये बात आपको समझ में आती है तो आप समझ लीजिए कि आप 80% क्वेश्चन को बना चुके हैं। इसका मतलब यहां पर जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ए पर किसके कारण? बी के कारण। फोर्स ए पर किसके कारण? सी के कारण। निकाल लिया मैंने, ये वेक्टर फॉर्म में मैंने लिख दिया, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बिना वेक्टर के फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करना ही नहीं चाहता। तो हम एफ ए बी फाइंड आउट करने की सोचे, हम एफ ए बी फाइंड आउट करने का सोचा मैंने। एफ ए बी का वैल्यू, सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, मॉड में फाइंड आउट कर देते हैं ताकि वैल्यू पता चल जाएगा। के Q1 का वैल्यू Q होगा, Q2 का वैल्यू भी Q होगा, और आर स्क्वायर का वैल्यू आपका ए का स्क्वायर हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं। अब आगे देखते हैं, सिमिलरली एफ ए सी का वैल्यू फाइंड आउट करने की सोचा मैंने। आपको मिलेगा फिर से के, इस वाले चार्ज का वैल्यू Q है और ये वाले चार्ज का वैल्यू भी Q है, और वापस दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आपका कितना है? A है। जितना डिस्टेंस होगा हम उतना डिस्टेंस लिख देंगे, यहां पर A स्क्वायर है। इसका मतलब यह है, अब मैं इस तरफ आता हूं, इसका मतलब यह है कि एक पॉइंट चार्ज यहां पर है जिसको कोई इस तरफ फोर्स लगा रहा है और कोई इस तरफ फोर्स लगा रहा है, दो वेक्टर हो गए, और दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। कोई परेशानी है समझने में? दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। अब मैं ही एक इंसान हूं, मुझे अगर कोई ऐसे खींचे और ऐसे खींचे तो हम कहीं बीच से निकल के जाएंगे। अगर मुझे कोई ऐसा खींचा और ऐसा खींचा, एक ही साथ दोनों खींच रहा हूं, तो हम या तो इस तरफ निकले या तो इस तरफ निकले, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम कहीं बीच का रास्ता निकालेंगे और यूं निकलेंगे। उसमें भी अगर दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड से खींच रहा है, देखिए इसका वैल्यू भी इक्वल है, इसका वैल्यू भी जो भी आएगा इक्वल आएगा, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड से अगर खींचे तो हम कहीं ना कहीं इसके बीचों बीच कहीं से निकलेंगे। ये हमारा रास्ता होगा जो 30 डिग्री के आसपास से हम निकलेंगे। कोई परेशानी है? एग्जैक्ट 30 डिग्री पर निकलेंगे। इस फोर्स का वैल्यू मान लीजिए कि जो ये कैलकुलेट किए वो कैलकुलेशन आ रहा है आपका F। ये वाला भी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? F, या आप नाम रख सकते हैं इसका वैल्यू F रख दिए, ठीक है, इतना रख सकते हैं। अब दो वेक्टर क्वांटिटी को जब हम ऐड करते हैं तो किस फॉर्मूले से ऐड करते हैं? यानी ये दोनों जब आपका ऐड होगा और एफ नेट फाइंड आउट करेंगे, एफ नेट फाइंड आउट करेंगे तो आपका आ जाएगा रूट अंडर एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, क्योंकि इस वैल्यू के बदले मैंने एफ लिखा है, इस वाले के बदले मैंने क्या लिखा है? एफ। तो इसके बदले भी क्या लिखना पड़ेगा? एफ। एक का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस का, दोनों के बीच का एंगल। अब आप बताइए दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री होगा? ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये वाला एंगल कितना होता है? ये वाला एंगल कितना होता है? अगर ये वाला 60 तो ये वाला कितना होगा? 60 डिग्री। तो यहां हमने 60 डिग्री रख दिया। कोई परेशानी है समझने में? कोई झोल है? अब हमारे पास क्या आ गया कि आपका एफ का स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, यहां पर cos 60 का वैल्यू रखेंगे। cos 60 का वैल्यू कितना होता है? हाफ। अगर 1/2 यहां पर इसके बदले लिखूं मैं 2 इंटू एफ इंटू cos 60 का वैल्यू हाफ, ये वाला इस वाले को खा जाएगा, प्लस एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, आपके पास टोटल फोर्स कितना आ जाएगा? रूट अंडर 3f का स्क्वायर। एफ स्क्वायर को आप जब बाहर निकालेंगे तो मिलकर आएगा f और रूट का 3, तो अच्छा लगेगा पढ़ने में, रूट 3f लिखें तो आपको ज्यादा पसंद आएगा। आया कि नहीं आया? अब रूट 3f आया, आपको Q1 Q2 का वैल्यू पता है, एफ ए का नेट वैल्यू हमसे पूछा था, हमने नेट निकालना है। एफ ए नेट इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 3 इंटू एफ के बदले क्या लिखेंगे? के क्यू स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर। बात समझ में आई? पल्ले पड़ी? अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों चार्ज सेम होगा और किसी एक पॉइंट पर, किसी एक कोऑर्डिनेट पर, किसी एक कॉर्नर पर मुझे नेट फोर्स जब फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा,
इतना तामझाम करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्योंकि प्रिपरेशन कर रहे हैं एमसीक्यू एग्ज़ाम के लिए भी, तो आप ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैसे बनाए ये मसला नहीं है। तो आप थोड़ा ध्यान में रख करके, 3 कॉर्नर है ना, 3 कॉर्नर है तो रूट का 3 लगाइए, एक का कोई सा फोर्स ले लीजिए, एफ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर लगाइए, आपको एफ नेट 1 पर मिल जाएगा। कहानी खत्म है। पल्ले पड़ी मेरी बात। क्वेश्चन भी समझ में आया मैंने क्या पूछा है, क्वेश्चन का मीनिंग भी समझ में आया, क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करना है वो भी समझ में आया। चलिए जल्दी से छाप लीजिए। इन्वर्टर उतनी देर चल जानी चाहिए या लाइट आ जाना चाहिए। अच्छा, इसमें मेरी क्या गलती है? वो जब टू करता है ना, मेरा अंदर से प्राण हिलता है कि चला ना जाए। देखिए, कह नहीं सकते, लाइट चीज है, अगर आ गया तो फिर क्या कीजिएगा? हाँ, ऐसा नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले लाइट था, 10 मिनट के लिए आया हो, पर आया था। अभी हम अपने नंगे आंखों से देखें भाई, तो वो 10 मिनट वापस भी आ सकता है ना। हाँ, झूमता ना 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 बाजे। इतना सारा नोटबुक आप लाए क्या? सबका चेक करते हैं। कितना परिश्रम करते हैं टीचर, फिर भी बच्चा नहीं मेहनत करता। सच में कभी कभी लगता है ना कि जितना मेहनत करते हैं उसका 50% भी बच्चा मेहनत करे ना, तो स्टेट टॉपर से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ? हो गया, मिटा दे, सेम आएगा। हाँ, FC नेट करेंगे। आप कहीं भी निकाल के देखें ना, आप मान ले C पॉइंट पे भी निकालते, इसको थोड़ा गंदा करूं, हो गया सबका छापा हुआ। अगर कंसीडर कीजिए, ठीक है तुम्हारा नहीं कुछ करेंगे, अगर कंसीडर कीजिए कि हमको ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होता, मान लो वो मुझे राइट एंगल ट्रायंगल देता और बोलता राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम वैल्यू का है। मान लीजिए ये A है, ये भी A है और ये R है, और यहां पर एक चार्ज पड़ा होता Q1, यहां पर एक चार्ज पड़ा होता Q2 और यहां पर एक चार्ज पड़ा होता Q3। आपको घबराना है ही नहीं भाई, हमको किस पर फोर्स निकालना है बोलिए एक बार? Q2 पर। ठीक है, निकाल लेते हैं। Q2 पर जब फोर्स लगाएगा, कौन कौन लगाएगा? Q3 लगाएगा और Q1 लगाएगा। Q3 कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ये बताइए आप? Q3 जब भी लगाएगा रिपल्सिव फोर्स इस तरफ होगा, Q1 जब भी लगाएगा वो इस तरफ होगा। दोनों के बीच का एंगल आपको अपने आप दिख रहा है, कितना डिग्री है? अब आप इसका वैल्यू से फोर्स फाइंड आउट कर लीजिए। ये साइड A है, कितना आएगा? F इज इक्वल टू K Q2 Q3 बाय A का स्क्वायर। यहां पर कितना आएगा? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय वापस A का स्क्वायर। एंगल इन दोनों के बीच कितना है? 90 डिग्री। रिजल्टेंट कैसे आएगा? R इज इक्वल टू रूट अंडर पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर प्लस 2 पहला दूसरा गुना कॉस का। कितना एंगल है? 90 डिग्री। चमका कि नहीं चमका? हमने बोला कि इस वाले केस में ज्यादातर क्वेश्चन इक्विलेटरल ट्रायंगल से पूछा जाता है, इसीलिए हमने बोला कि ये फॉर्मूला आप थोड़ा सा 2-3 बार ध्यान में रख लीजिएगा। एक तरीका है ध्यान में रखने का, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड सेम होगा, किसी एक कॉर्नर पर पूछेगा, रूट का 3 लगाओ, एक F निकालो, कहानी। वापस बोलिए क्या करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में? रूट का
3 लगाओ। हाँ, पर हाँ कई कई बच्चे ऐसा कर देते हैं, चार्ज भी सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी कर दोगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। एक और क्वेश्चन हम आपको ड्रॉ करवाते हैं, आपको शायद मजा आए और आप अभी खुद से बताइएगा। मान लिया जाए आपके पास एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है। अगर ये एक स्क्वायर है, सिंपल सा लॉजिक है, इस स्क्वायर के पास यहां एक चार्ज है जिसका नाम है Q1, इस स्क्वायर के पास यहां एक चार्ज है जिसका नाम है Q2, यहां पर एक चार्ज है जिसका नाम है Q3, यहां पर एक चार्ज है जिसका नाम है Q4। साइड का वैल्यू मान लिया जाए x x x x, तभी तो ये स्क्वायर हुआ होगा, और कोई तरीका है। अब उसने बोला कि लेट अस कंसीडर Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q4। तो आप अपने मन से मान लीजिए ये सारी बातें एक अकेला Q के बराबर है। अगर उसने बोला कि इफ, ऐसा बोला, नहीं बोलता तब तो कोई बात नहीं था, नहीं बोलता तो अलग बात थी, और बोला कि नेट फोर्स आप Q1 पर फाइंड आउट कीजिए। जब नेट फोर्स आपको निकालना है तो इस Q1 पर कितने बॉडी चार्ज फोर्स लगा रहे होंगे। एक पहला Q4 लगा रहा होगा, मान लो ये निगेटिव चार्ज होता, मान ले ये वाला केस नहीं होता, ये निगेटिव चार्ज होता, तो ये किस तरफ फोर्स लगा रहा होता, ये लगा रहा होता आपको कौन से डायरेक्शन में, ये ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहा होता। ये वाला प्लस चार्ज था, ये किस डायरेक्शन में लगा रहा होता, इस तरफ लगा रहा होता। अच्छा, ये किस तरफ लगा रहा होता, ये इस तरफ लगा रहा होता। ये वाला डिस्टेंस आपको मेजर करना होता। कैसे मेजर करते, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका वैल्यू आपको कितना मिलेगा, √2x, √2 इंटू एक्स, √2 इंटू एक्स। कैसे निकालते पता है, ये वाला लेंथ कैसे निकालेंगे पता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू इज इक्वल टू होता है रूट अंडर इसका स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस। आपको यहां से 2x स्क्वायर मिल जाएगा, 2x स्क्वायर में से क्या बाहर आ सकता है, x, √2 बचेगा और x हो जाएगा। आप यहां से इस पर टोटल फोर्स निकाल लेंगे। अब 3 फोर्सेस हैं, तीनों फोर्सेस निकाल लेंगे, उसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कोई परेशानी, चमका या नहीं चमका, 100% ना। इस तरह के क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं आराम से, कोई बड़ा झमेला नहीं है। चलिए हेडिंग डालिए परमिटिविटी। अच्छा रुक जाओ, एक सेकंड, हेडिंग डालिए लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये थोड़ा सा कई जगहों पर बुक में है, कई जगहों पर नहीं है बुक में, कई टीचर भी पढ़ाते हैं, कई टीचर नहीं पढ़ाते हैं। लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, पर आपको समझने के लिए है। कूलम्ब्स ने क्या स्टेटमेंट दिया था, हम उस चार्ज की बात करेंगे जो चार्ज रेस्ट पर होगा, क्या मोशन वाले चार्ज पर बात नहीं करेंगे। तो पहला लिमिटेशन यह है कि ये 2 चार्जेस के बीच में लगेगा, ओनली फॉर 2 चार्जेस। क्या 2 चार्ज से ज्यादा पर कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है, ओनली फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस। अगर 3 चार्ज में एक ही साथ फोर्स निकालना हो तो अपन नहीं निकाल सकते। दूसरा उसका लिमिटेशन यह था कि चार्ज एट रेस्ट कंडीशन, चार्ज एट रेस्ट। अच्छा, दोनों चार्ज रेस्ट में रहना जरूरी है या एक चार्ज रेस्ट में रहा एक चार्ज मोशन में रहा तो भी काम चलेगा, दोनों चार्ज, यानी बोथ चार्ज एट रेस्ट, बोथ चार्ज एट रेस्ट। तो मेरा सवाल सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा। मान लिया जाए हमारे पास चार्ज के लिए एक ट्रेन खरीदा मैंने, ये एक ट्रेन है, ट्रेन का डब्बा है, ट्रेन के डब्बे में एक चार्ज बॉडी यूं करके बैठा हुआ है, यहां दिख रहा होगा। एक चार्ज बॉडी ये है और एक चार्ज बॉडी ये है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी छोटा है, दोनों मान लीजिए पॉइंट चार्ज है। क्या है, पॉइंट चार्ज है। हाँ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस। हमने पहले ही बोला है, जब भी चैप्टर में बात करेंगे किसकी बात करेंगे, चाहे मैं बोलूं या ना बोलूं, ये दोनों पॉइंट चार्ज है, दोनों रेस्ट कंडीशन में चुपचाप बैठा है, ट्रेन भी रुका हुआ है। अब ट्रेन मोशन करने लगा, अब बताओ फोर्स कूलम्ब्स लॉ का वैलिड है या नहीं है। अब क्या करने लगा, ये ट्रेन मोशन करने लगा, ये ट्रेन मोशन करने लगा।
अब बताइए ये चार्ज पर कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा या नहीं होगा? हाँ, ये दोनों चार्ज आपस में जब भी देखेगा एक दूसरे को क्या पाएगा? रेस्ट में पाएगा, तो वहां पर कूलम्ब्स लॉ वैलिड है। तो एक बात तो ये है कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस होता है, चार्ज एट रेस्ट कंडीशन, बोथ चार्जेस एट रेस्ट। कभी बहुत रेयर केस में जब आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में ही, जब बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जानकारी पढ़ेंगे, तब आप जानेंगे कि वन चार्ज at rest and one charge at motion भी एप्लीकेबल है, बोलिए क्या बोला मैंने? एक चार्ज रेस्ट में हो और एक चार्ज मोशन में हो तो भी एप्लीकेबल है, पर वो बाद में पढ़ेंगे, अभी हमारे सिलेबस को उसको टच नहीं करना है। तीसरा क्या है, इन सब पॉइंट को वो कैरी करना चाहिए तभी कूलम्ब्स लॉ लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अगर बोथ चार्ज एट मोशन, बोथ चार्जेस मोशन में है, तब ये एप्लीकेबल नहीं है। और एक आखिरी बात ध्यान में रखिएगा जो बहुत कम लोगों को पता है, मान लो ये एक आयरन का सीट है, तो ये कंडक्टर है, अरे हाँ या ना? आयरन का सीट कंडक्टर है, एल्युमिनियम का, कॉपर का कंडक्टर है, तो इस पर जैसे ही हम चार्ज देंगे चार्ज पूरे बॉडी पर फैल जाएगा। पूरे बॉडी पर चार्ज फैलने के बाद, और दूसरा एक प्लेट है यहाँ पर, ये दूसरा प्लेट लिया मैंने, ये भी दोनों ही रेस्ट कंडीशन में है। क्या अब आप कूलम्ब्स लॉ वैलिड करा सकते हैं या नहीं? या कूलम्ब्स लॉ वैलिड है या नहीं है? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरा फैला हुआ है, एक पॉइंट पर नहीं है, एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज नहीं है। चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए वैलिड नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए वैलिड अच्छा, बहुत एक्सेप्शन केस है, लोग पूछ देते हैं, कई बार लगता है कि बच्चों को नहीं आता होगा, इस चक्कर में पूछ देते हैं, तो वो भी मैं बता दूं। अगर आपसे कोई बोले कि ये एक स्फेरिकल शेप में है, स्फेरिकल शेप समझ रहे हैं ना, और इस पर चार्ज फैला हुआ है, पूरा ग्लोब जैसा दिखता है ना, अर्थ जैसा दिखता है वैसा है, और इस पर पूरे पर चार्ज फैला हुआ है। आप बताइए, ये दूसरा स्फेरिकल शेप है, इस पर भी चार्ज फैला हुआ है। अब बताइए क्या इसके लिए कूलम्ब्स लॉ वैलिड है या नहीं? हाँ, दोनों ही रेस्ट में है। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो सिंपल बात बोला है कि डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तब आप वैलिड मत मानिए। लेकिन अगर उसने बोला है कि शेप स्फेरिकल जरूर है पर टोटल चार्ज एक पॉइंट के लॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड है, तब वैलिड होगा। क्या बोला मैंने, समझे? नहीं समझ में आया? अगर ये एक स्फेरिकल शेप है भैया, और इस पर जितना चार्ज दिए हैं वो सारा चार्ज एक पॉइंट के लॉन्ग कॉन्सेंट्रेट क्या हुआ है, एक पॉइंट के लॉन्ग कॉन्सेंट्रेट क्या हुआ है, और दोनों ही रेस्ट कंडीशन में है, तब कूलम्ब्स लॉ लगेगा। और अगर स्फेरिकल शेप में है पर एक पॉइंट के लॉन्ग चार्ज कॉन्सेंट्रेट नहीं किया हुआ है, तब ये वैलिड। यानी बात अगर 100 बात की एक बात बोलूं, 100 सोनार की एक लोहार की, तो मुझे यही समझ में आता है कि फोर्स उसी चार्ज बॉडी पर लगेगा जो चार्ज बॉडी पॉइंट चार्ज बॉडी होगा, जो चार्ज बॉडी। पहली बात, दोनों चार्ज किस में रहनी चाहिए? या फिर एक चार्ज रेस्ट और एक मोशन में रह सकता है, पर अभी आपके सिलेबस को टच वो काम नहीं कर रहा है, इसीलिए मैंने इसे नीचे लिखा है। अगर दोनों चार्ज मोशन में है तब क्या वैलिड है? तब भी वैलिड नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तब क्या वैलिड है? नहीं है। अगर एक पॉइंट के लॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है तब क्या वैलिड? तब भी। क्या बात चमका या नहीं चमका? ये सारी बातें
ये सारी बातें कूलॉम्स के लिमिटेशन है, कूलॉम्स किस पर एप्लीकेबल होगा, कूलॉम्स किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। जल्दी छापो। गर्मी इतनी तेज कर दिया है कि बता नहीं सकते। आगे बढ़े। पक्का बातें अभी तक आपके दिमाग में आ रही है, क्या क्या बोल रहे हैं हम, सारा क्वेश्चंस भी समझ में आ रहा है कि हमने क्या बोला, नहीं बोला, कैसा बोला, क्यों बोला, सारी बातें पल्ले पड़ रही है। अच्छी बात। अच्छा, कभी कभी लोग पूछ देते हैं कि भाई कूलॉम्स लॉ और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को Fe और ग्रेविटेशनल फोर्स को लिख रहे हैं Fg। ग्रेविटेशनल फोर्स 11th में हमको यह समझाया था कि कोई एक बॉडी होगा जिसका अपना एक मास होगा। तो भाई मान लिया जाए ये एक बॉडी है चार्ज बॉडी जिसका वैल्यू है Q1 और जिसका वैल्यू है Q2। चार्ज के साथ ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज पढ़ाई तो है ना, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद। अगर ये चार्ज बॉडी है तो इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा, m1 और m2। इस बॉडी पर, पहली बात, इस बॉडी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा होगा और इस बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा। कोई बात परेशानी है समझने में? आपको क्या मैंने बोला? उस बॉडी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा होगा और उस बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा। सवाल यह है कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, पहला, और क्या सिमिलरिटीज है। ध्यान से सुनिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में। पहली बात तो ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मोर स्ट्रॉन्गर देन एज कंपेयर टू या मोर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। जहां दोनों फोर्स पास में लग रहा होगा, यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है एज वेल एज ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन जो ज्यादा मजबूत होगा वही तो दिखेगा। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपना कंपाउंड बना लेता है, पढ़ते हैं ना। और यहां पर जो ज्यादा मजबूत फोर्स होगा वही आपको दिखेगा, बाकी दूसरा बहुत अगर कमजोर फोर्स होगा तो वो दिखेगा ही नहीं। अरे हाँ या ना? चमका कि नहीं चमका? तो हमेशा याद रखेगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मच ग्रेटर वैल्यू का होता है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। पहली बात आपको समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? दोनों ही सेंट्रल फोर्स हैं, ये भी सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। पहला पॉइंट, एक पॉइंट तो ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट, ये भी सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स मतलब, सेंट्रल फोर्स का मतलब बीच में जो लगता है या सेंटर टू सेंटर अप्लाइड होता है? ऐसा मत बोलो बीच में। हाँ, तीसरी बात, ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का भी होता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है या फिर रिपेल भी कर सकता है। अगर प्लस माइनस रहा तो आई लाइक यू, अगर माइनस माइनस रहा तो दूर हटो, गर्मी का सीजन है ना। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। बात याद रहेगा? अरे हाँ या ना? इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, उससे ज्यादा कोई काम की बात नहीं है। जल्दी लिखिए। बहुत डेप्थ जानोगे ना तो Fe यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अभी इसका मतलब नहीं समझ आ सकूंगा, इसके बाद अभी जो पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा।
एक चीज पढ़े हो, यूनिवर्सल कांस्टेंट दैट इज कैपिटल जी। यूनिवर्सल कांस्टेंट के बोलने का मतलब क्या हो, तुम कहीं भी रख दो उसको कोई मतलब, लेकिन इसमें कभी हमने बोला है कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है के? हमने बोला प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, नॉट ए प्रोपोर्शनलिटी यूनिवर्सल कांस्टेंट बोला है अभी तक। इसमें के आता है और इसमें जी आता है। इसका मतलब इसके के का वैल्यू मीडियम बदलने से बदल सकता है, पर इसके जी का वैल्यू मीडियम बदलने से नहीं बदलेगा। अभी इसके बाद वही समझेंगे, पर अभी आप लिख लीजिए बस। उसके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी नाम से जानते हैं ना, वो सब ध्यान रखना। ये नेमिंग का पहले जब बोला हुआ है तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मिटा दूं मैं? चलिए हेडिंग डालिए, परमिटिविटी। बड़ा खतरनाक टॉपिक है। नाम आपको अच्छा लग रहा है सुनने में, पर है नहीं अच्छा चीज है ना। नाम आपको सुनने में मजा आ रहा होगा, पर है नहीं अच्छा चीज। परमिटिविटी का एक एग्जाम्पल हम लेने से पहले आपको कुछ इमेज हम दिखाना चाह रहे हैं। वो इमेज आप देखिए और ना फिर बात करेंगे कुछ किस्से कहानी के बाद। तो आपके सामने पहला इमेज है, सेलेक्ट मल्टीपल कैसे होगा? अच्छा यहां से, ओके वेरी गुड। क्या है ये इमेज, अभी आपको समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा। हमने आदमी फॉरेन से मंगवा रखा है, हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ का आदमी को हम दिखाएं, है ना। जब इंपोर्ट ही कराना है तो अच्छा चीज़ इंपोर्ट करवा रहे हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि मेरे यहाँ का आदमी नंगा पुंगा दिखे, है ना। इसलिए हमने ये फॉरेन वाले आदमी उठा के लाए हैं। बाकी अपना आदमी देखो दिख ही रहा है, पूरा ढका ढुका में दिख रहा है, कुछ पार्ट नहीं। घर वाली भी इन लोगों को पहचानने से इनकार कर सकती है कि मेरा वाला है या नहीं है। खैर, अब आ जाते हैं इस पर। ये कहां दौड़ रहा है? अब आप खुद बताइएगा, इसे दौड़ने में जितना टेंशन हो रहा होगा या फोर्स लग रहा होगा, क्या उतना ही डिस्टेंस कवर करने में इसे ज्यादा टेंशन होगा, या उतना स्पीड जितना, मान लो ये 10 के स्पीड से चल रहा है, इसे 10 का स्पीड लगाने के लिए और इसे 10 का स्पीड लगाने के लिए, क्यों ऐसा क्यों है भाई? हाँ, पानी में क्यों ज्यादा लगेगा? हाँ सही पकड़े हैं, यानी ये जो मीडियम है ना, इस जगह एयर पड़ा हुआ है ना। एयर मुझे परमिशन दे रहा है कि आप इतना फोर्स में इतना जा सकते हैं, पानी मुझे परमिशन नहीं दे रहा है कि इतना फोर्स में आप इतना आगे जा सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, तब और डेप्थ में जाएंगे। बाइक लिए हम और आप दिल्ली में हैं, दिल्ली का रोड है, ये अच्छा दिख रहा है, मजा आ रहा है। तुम्हारे गांव में ऐसा रोड है? तुम्हारे गांव में ऐसा? तो उसका गांव का नाम क्या है? हाँ, डोई का नाम बदल करके दिल्ली रख लो, ठीक है। जब रोड अच्छा दिखने लगे तो नाम दिल्ली रख लो, पुणे रख लो, बनारस रख लो, प्रयागराज रख लो, कुछ अच्छा नाम रखो भाई। डोई वोई क्या नाम रखे हो? हैं? हाँ, वो कई गांव का नाम भट्टा है। कितना खराब नाम लग रहा है, नहीं लग रहा? तो तुम बदलवाओ उसको। अच्छा खैर चलो, डोई का रोड है, खुश रहो। डोई का, अबे दिल्ली का रोड है भाई, तो दिल्ली का रोड का बाइक ये आराम से चल रहा है, पुलिस इसे कोई भी रोकने से टेंशन नहीं ले रहा।
पुलिस के सामने से मस्त हेलमेट वेलमेट पहना है, अब तो रुकने ना वाला नहीं है कोई, चलान वालान कटने का चांसेस नहीं है। अब यही गाड़ी लेकर के ये हमारे शहर आ गया, ठीक है, भागलपुर आ गया। भागलपुर में आने के बाद यह हुई हुई कर रहा था। अब हुई हुई करते हुए ट्रैफिक पुलिस ने देख लिया और नंबर प्लेट में DL लिखा हुआ था। सबसे पहला काम इधर आने के बाद कहाँ घर नुनवा दिल्ली, जरा लो तो परमिशन तो, कहाँ है, बिहार का तो परमिशन है, झारखंड का तो परमिशन है, अब कैसे काम चलेगा? क्यों भाई, इसने बाइक अपने पैसे से नहीं खरीदी थी, अपना ही पैसा से खरीदा था। क्या वहां पर उसने पैसे सर्विस के बाद रोड सर्विस के बाद रोड टैक्स नहीं दिया था? दिया था, पर वहां किसी ने लाइट और फैन चलाया, उसको बंद करवाओ, बेवकूफ आदमी। क्या नहीं है, यहाँ इन्वर्टर चार्ज नहीं हो रहा है, उस लाइट इन्वर्टर से कनेक्ट है वो लाइट। अरे भाई लाइट डिम है, बात को समझिए ना। अरे इन्वर्टर से कनेक्ट है, हाँ मका का वीडियो में आप लोग ये करवाइएगा। हो गया? अरे बोलो भाई, बंद करने पे एक आदमी होता है बेवकूफ, एक आदमी होता है थोड़ा बेवकूफ। जब बोल रहे हैं कि लाइट नहीं है, वो आपका डिम लाइट है, इन्वर्टर चार्ज नहीं हो रहा, उसी से कनेक्ट पर चल रहा है। आइए इधर, हम नहीं जाएंगे, लाइट आया चू चू क्या कर रहा है वो, पानी दो हमको। पूरा कहानी सत्यानाश बीच में, पूरा सोच के रखते हैं कि क्या बोलना है, बीच में लाइट का कांड ला दिया। तो वहां का रोड टैक्स आपने भरा है, बिहार का रोड टैक्स आपने नहीं भरा है, तो बिहार की पुलिस आपको उसके रोड पर चलने से मना करेगी। भले हमारा रोड में खड्डा है, उससे कोई दिक्कत, पर हम चलने भाई नहीं देंगे, क्योंकि आपको वहां का ट्रैफिक परमिशन नहीं देता है। परमिशन नहीं देता है मतलब रोकता है या चलने के लिए बोलता है? रोकता है ना। उसी तरह परमिटिविटी जो है ना, एक्चुअल में दो फोर्स किस मीडियम में रखा हुआ है, उसका मीडियम उसे चलने से, परमिटिविटी के नाम से लगता है ना कि उसको परमिशन देता होगा। फोर्स लगाओ। अभी बताओ, ये वाला मीडियम इसको कम रोक पा रहा है, ऐसा बोलिए। ये वाला मीडियम इसको कम रोक पा रहा है, ये वाला मीडियम इसको ज्यादा रोक पा रहा है, ऐसा उल्टा कुछ समझिए। समझ में आ रही मेरी बात? तो परमिटिविटी का डिफिनेशन क्या है सर? परमिटिविटी का डिफिनेशन ये है कि भाई जिस भी मीडियम में, जो भी मीडियम है, इस मीडियम का अपना एक फील्ड होगा, फोर्स का फील्ड होगा। वो फोर्स फील्ड मीडियम चेंज होने से बढ़ेगा और घटेगा। जब परमिशन फील्ड बढ़ेगा तो दो चार्ज के बीच का फोर्स घटेगा, और जब परमिशन फील्ड घटेगा तो फोर्स, लॉजिक समझ में आया? अब इसके आगे हम समझते हैं। कंसीडर कीजिए कुलाम्स लॉ को, F = K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। ये K जो हम बार बार बोलते हैं ना, ये K फ्री स्पेस का है। अभी इस K के बदले हमने पढ़ रखा है K = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट? एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ, इसको पढ़ा जाता है एप्सिलॉन नॉट, यानी पढ़ा जाता है इसे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, फ्री स्पेस को। अभी तक सही है? अगर मैं सिर्फ एप्सिलॉन बोलूं या एप्सिलॉन एम बोलूं तो आपको समझ जाना है कि परमिटिविटी
ऑफ मीडियम। बात पल्ले पड़ रही है? अगर मैं चार्ज को अभी तक मैं बोल नहीं रहा था तो आपको समझ में आ रहा था कि चार्ज फ्री स्पेस में रखा हुआ है, या बोल सकते हैं कि एयर में भी रखा हुआ है। ठीक है, जब तक मैं चार्ज को किसी मीडियम में नहीं डाल रहा हूं तब तक आपके दिमाग में है कि चार्ज कहां पर है, एयर में। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि चार्ज, दो चार्ज जो है, ये दोनों चार्ज को Q1 और Q2 को मैंने कीचड़ के डब्बा में बंद करके डाला हुआ है ऐसा, या पानी भरा एक टैंक है, इसमें ये दोनों चार्ज को मैंने